माय डियर फ्रेंड, आज मैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को फुल डिटेल में कवर करूंगा। इससे पहले भी मैंने इतिहास के बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, जैसे गुप्त साम्राज्य, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, सातवाहन वंश, कण्व वंश, मगध का उत्कर्ष, जिसमें मैंने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सभी को कवर किया था। इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत तथा मुग़ल साम्राज्य के बारे में फुल जानकारी प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो में मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के सारे वीडियो को देख लीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हो, तो आपके लिए ये सारे वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मैंने इन वीडियो में कहानी के रूप में आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यह वंश का उदय हुआ और इस वंश की जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी। और थानेश्वर कहाँ पे था? यह हरियाणा के ही पास, अंबाला, हरियाणा का जो अंबाला है उसके पास का एक जगह का नाम है थानेश्वर, जहाँ पे इस वंश की पहली राजधानी थी। यह वंश मुख्यतः हूनों पर विजय के लिए जाना जाता है। इस वंश के ही शासनकाल में हून ने आक्रमण किया था, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस वंश को जाना जाता है। वैसे तो इस वंश का संस्थापक कौन था इसके बारे में क्लियर पता नहीं चलता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जो भी हैं उससे ऐसा माना जाता है कि नरवर्धन जो था वह इस वंश का पहला शासक था। इस वंश के बारे में और जो जानकारियां हैं वो हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ जो था, जिसका नाम था आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये पूरा ग्रंथ का नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, और हर्षवर्धन जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, उसके ही दरबार के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र जो लिखा गया था, इन दोनों ही बुक से हमें इस वंश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष से पहले जो भी शासक हुए उनकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्ष ने बाद में अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। तो हम जानते हैं कि इस पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इस वंश के शासक कौन कौन से थे। सबसे पहले शासक के रूप में नरवर्धन को माना जाता है, दूसरे शासक के रूप में राज्यवर्धन को माना जाता है, तीसरे शासक के रूप में आदित्यवर्धन और चौथे शासक के रूप में प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। यहाँ से आपको हर एक बुक में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलती है, बट इससे पहले के जो शासक हैं उसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होती है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं प्रभाकर वर्धन से। प्रभाकर वर्धन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चौथा शासक था और इसे प्रतापशील के नाम से जाना जाता था। और जितने भी शासक थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि की थी, जिसमें से पहला शासक प्रभाकर वर्धन था, जिसने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम जो था वह यशोमती था और यशोमती के 3 संतान थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये दोनों भाई थे और राज्यश्री इनकी बहन थी। तो राज्यश्री का जो विवाह हुआ था वह मौखड़ी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। मतलब क्या हुआ? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बहनोई जो थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या देवगुप्त ने कर दी थी। तो फिर बाद में जब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन आते हैं तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आप यहाँ तक याद रखिएगा कि उनकी बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था और ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि प्रभाकर वर्धन अपनी मृत्यु से पहले राज्यवर्धन को उत्तर दिशा में हूनों का दमन करने के लिए भेजा था। माना जाता है उस समय तक हून जो थे वह उत्तरी पंजाब और कश्मीर के कुछ भाग पर आधिपत्य जमा लिए थे, लेकिन राज्यवर्धन अपने ही शासन, जब प्रभाकर वर्धन जीवित थे तभी राज्यवर्धन ने इनको हराया था। अब फिर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है
और प्रभाकर वर्धन का ही ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? परम सौगात की। इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। गद्दी पर बैठते ही इसे मालवा के खिलाफ अभियान पर जाना पड़ा था और जब अभियान से यह लौट रहा था तो इसकी हत्या देवगुप्त ने किया था। देवगुप्त ने नहीं, चूँकि देवगुप्त ने ग्रहवर्मा, इसके बहन राज्यवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या की थी, इसीलिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। और देवगुप्त का एक मित्र था शशांक। जब राज्यवर्धन मालवा अभियान से लौट रहा था तो देवगुप्त के ही मित्र शशांक ने राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी थी। प्रभाकर वर्धन मारा गया, राज्यवर्धन मारा गया। अब राज्यवर्धन द्वितीय के बाद उसका ही छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना और हर्षवर्धन इस पूरे वंश का, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है और हर्षवर्धन के बाद यह राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो बात करते हैं हर्षवर्धन की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, यह कब शासक बना? 606 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और 647 ईस्वी तक इसने शासन किया था। लगभग 41 वर्षों तक इसने शासन किया था। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने हर्ष संवत की शुरुआत की थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्ष संवत की शुरुआत कितने ईस्वी में हुई थी? आपका सही आंसर होगा 606 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। मैंने पहले भी बताया आपको कि हर्ष के दरबार में एक महाकवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। उन्होंने ही हर्ष चरित्र की रचना की थी, जिससे हमें व्यापक जानकारियाँ प्राप्त होती है। हर्षवर्धन का साम्राज्य पूरे आर्यावर्त में लगभग फैला हुआ था, दक्षिण की तरफ छोड़ के। तो इसका जो विस्तार था, जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, इन सारे ही जगहों पे हर्षवर्धन का अधिकार था। हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ बढ़ा तो बादामी के ही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा यह पराजित हो गया। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, किस प्रशस्ति से मिलती है? तो ऐहोल प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसका निर्माण 634 ईस्वी में करवाया गया था। इसने वल्लभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय को भी पराजित किया था। आपने पहले ही देखा, जालंधर, पंजाब, कश्मीर और वल्लभी तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। तो वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था और बाद में ध्रुवसेन द्वितीय से ही अपनी पुत्री का विवाह किया था। इसके ही शासनकाल में आपने रटा होगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। तो कब आया भारत? 630 ईस्वी में वह भारत आया। 640 ईस्वी तक वह भारत में रहा, लगभग 640 ईस्वी तक वह भारत में रहा। वेनसांग को 3 उपाधियां दी गई थी, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या फिर वर्तमान शाक्य मुनि इसे कहा जाता था। हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर दिया और हर्ष ने एक उपाधि धारण की जो था शिलादित्य की उपाधि। अब देख रहे हैं तीनों शासकों ने एक एक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, राज्यवर्धन ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की भी उपाधि धारण की थी। यह एक प्रसिद्ध नाटककार था और कवि भी था। खुद जो नाटककार और कवि रहे तो उसके दरबार में बहुत सारे कवि और भी होंगे, जैसे जिनका नाम है बाण, मयूर, हरिदत्त। ये बाण मतलब बाणभट्ट, मयूर और हरिदत्त, ये सभी भी कवि इसके दरबार में ही थे। इसने खुद 3 नाटकों की रचना की थी, जिसमें पहला है नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इन तीनों नाटक को आप याद ही कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं।
नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने किया था। अब नागनंद में क्या है? नागनंद में जीमूत वाहन नामक एक राजकुमार था जिसने आत्महत्या की थी, उसकी चर्चा नागनंद में की गई है। अब हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक और सीयूकी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सीयूकी का लेखक वेनसांग था। बस तीन ही, हर्षचरित्र, कादंबरी और चंडी शतक, इन तीनों का लेखक जो बाणभट्ट था वह हर्ष का दरबारी कवि था। यहाँ गलती से सीयूकी लिखा गया है, आप याद रखिएगा। सीयूकी की रचना वेनसांग ने की थी। वेनसांग जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था और हर्षवर्धन के ही समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वह शीलभद्र था और उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पे था। एक और बात, चूँकि गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन वंश आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक गुप्त वंश का शासक माधव गुप्त, जिसकी चर्चा मैंने गुप्त वंश में, जब आप गुप्त वंश का वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे मैंने माधव गुप्त के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि इसने हर्षवर्धन के दरबार में भी यह था। तो आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कौन सा गुप्त वंशीय शासक हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, तो माधव गुप्त जो था वह हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। वैसे तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक माना जाता है, यानी उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन विष्णु और शिव की भी स्तुति करता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो उसके जो सिक्के थे उस पे नंदी पर बैठे हुए शिव का अंकन है। जो उसके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं उसमें शिव भगवान नंदी मतलब बैल जो है उस पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वह शैव धर्म और विष्णु भगवान का भी पूजक था। इसने अपने राज्य में मांस भक्षण पर निषेध किया था, मांस भक्षण को रोक दिया था और यह प्रतिदिन 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाता था। एक वर्ड आता है मोक्ष परिषद, जो हर्षवर्धन से रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 643 ईस्वी के लगभग में कन्नौज और प्रयाग, इन दोनों ही जगहों पे यह विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था और इसे ही हम मोक्ष परिषद के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से होता था दान देना। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह मोक्ष परिषद का आयोजन होता था। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन अपनी सारी संपत्ति को इस धार्मिक परिषद में दान कर देता था और इसीलिए इसे हातिम के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन को दान देने के गुण के ही कारण उसे हातिम कहा जाता है। और यह जो आयोजन था जो 643 ईस्वी में हुआ था वह छठा आयोजन माना जाता है और इसमें 18 देशों के राजा और वेनसांग, जो कि उनके ही शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था, वह भी यहाँ पे सम्मिलित था। और इसके ही बाद वेनसांग ने चीन वापस जाने के लिए हर्षवर्धन से विदाई मांगा था, इसी महामोक्ष परिषद के बाद। अब हर्षवर्धन के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह उसका सारा राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन पहला अंतिम हिंदू शासक और अंतिम बौद्ध शासक था। इसके बाद कोई भी इतने प्रतापी राजा बौद्ध में या फिर हिंदू में नहीं हुए जिनको जाना जाए, इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। अब मैं आपको हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि वर्धन वंश के प्रशासन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन जो था वह प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। इतिहासकारों का कहना है कि वह अपना सुबह का जो समय था, प्रथम जो घड़ी था, उसका उपयोग उसमें वह राजकाज का काम देखता था। यानी दिन के पहले पहर में जो 12 बजे से पहले का समय है उसमें वह राजकाज देखता था और बाद के समय में वह धार्मिक कार्यों में रुचि लेता था। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि वह 500 ब्राह्मणों और 100 बौद्ध शासक जो थे उन सभी को वह भोजन करवाता था। तो इस तरह से वह आधे टाइम में राजकाज को देखता था और आधे टाइम में वह धार्मिक कार्यों में रुचि लेता था।
इसकी सहायता के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में जो शासन था उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार ही अधिकारी का नाम दिया गया है और वो कौन से कार्य करते थे वह नीचे दिया गया है, आप उसे देखिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में अवंती किसे कहा जाता था? अवंती जो था वह युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था उसे अवंती कहा जाता था। सिंहनाद किसे कहा जाता था? हर्ष की सेना का जो महासेनापति होता था उसे सिंहनाद कहा जाता था। अश्व सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे कुंतल कहा जाता था। आप ये सभी नाम याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। स्कंदगुप्त, हस्ती सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था। कुमारामात्य, यह उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त जितने भी अधिकारी होते थे उसे कुमारामात्य कहा जाता था। दीर्घध्वज, यह जो राजकीय संदेश वाहक होता था उसे दीर्घध्वज कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का जो सदस्य होता था उसे सर्वगत के नाम से जाना जाता था। तो हर्षवर्धन के समय में जो था वह अधिकारियों का वेतन नगद या जागीर के रूप में दिया जाता था। नगद या तो रुपये के रूप में दिया जाता था या फिर जागीर, कुछ पार्ट को उस अधिकारी को दे दिया गया, उससे जो इनकम होगा वह उसका हो जाएगा। इस तरह से वेतन दिया जाता था। लेकिन वेनसांग का ऐसा मानना है कि मंत्री और अधिकारी को जो वेतन दिया जाता था वह भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था, मतलब पूरी तरह से भूमि को ही दे दिया जाता था, यह पार्ट आपका हो गया। इस प्रक्रिया से हर्षवर्धन के काल में सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और यही लास्ट में मैं बताऊंगा हर्षवर्धन के साम्राज्य का छिन्न भिन्न होने का भी कारण यही था, क्योंकि वह जो सामंत को भूमि दे देता था तो वहाँ पे वो जमींदारी प्रथा एक तरह से शुरू हो गई थी, सामंतवादी प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुँच गई थी। जब आप अपने राज्य को छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे हैं तो आगे जाके वही आपके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और आपको गद्दी से उतार सकते हैं, या फिर वहीं से मतलब छिन्न भिन्न होने का कारण यही है आप अपने पार्ट को, अपने अधिकारियों को जागीर के रूप में आप वेतन के रूप में दे रहे हैं। तो यही हर्षवर्धन के साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने का कारण भी माना जाता है। राजस्व के स्रोत के रूप में 3 तरह का कर लिया जाता था, भाग, हिरण्य और बलि। भाग या भूमि कर जो था वह पदार्थ के रूप में लिया जाता था, मतलब सामान जो है आपको जो उपज हुआ है उसको देने को हम भाग या भूमि कर कहा जाता था। हिरण्य, ये जो शब्द है यह नगद जो कैश के रूप में जो लिया जाता था उसे हम हिरण्य कहा जाता है। और जो भूमि कर था वह कृषि उत्पादन का 1/6 भाग वसूला जाता था। यह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में भूमि कर कितना होता था, तो कृषि उत्पादन का 1/6 भाग होता था। हर्षवर्धन की सेना में जो भी मतलब सैनिक होते थे, जो साधारण सैनिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। ये सभी एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं। मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं उन्हें सम्मिलित नहीं करता हूं, सिर्फ वैसे ही टॉपिक को, वैसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित करता हूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, और उसे कहानी के रूप में बताता हूं जिससे आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अश्व सेना का जो अधिकारी होता था उसे हम बृहदेश्वर कहते थे। तो साधारण सैनिक को चाट और भाट, अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। आज भर के लिए इतना ही। वर्धन वंश के बारे में इतनी ही जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसके सेट को बनाकर देखिए, आपसे लगभग हर एक प्रश्न वर्धन वंश से जो भी होगा वह बन जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि मैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी सामान्य अध्ययन के जितने भी सेक्शन हैं उसके महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आए दिन बनाते ही रहता हूँ, तो आपको वह नोटिफिकेशन मिलता रहे।